अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे बर्निंग इशू गज़ा की सूरत हाल से। इसराइल की गज़ा पर बमबारी जंग के 11वें रोज़ भी जारी है, जिससे गज़ा इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। इसराइल की मुसलसल बमबारी में 2800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शोहदा में 400 ख़वातीन और 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे शामिल हैं। इसराइली हमलों में 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। गज़ा में न सिर्फ पानी खत्म हो चुका, बल्कि महसूर फ़लस्तीनियों के प्यास से मरने के खदशात भी बढ़ गए हैं। इसराइली बमबारी के बाद गजा के 4 अस्पतालों में इलाज बंद कर दिया गया है। इसराइल ने मजीद अस्पताल खाली करने की वार्निंग दे दी है। इसराइल ने गजा में सेहत मराकज पर मजमूई तौर पर 48 हमले किए हैं। गजा के अस्पतालों की सूरत इस वक्त अबतर हो चुकी है। सूरत हाल वहाँ पर अबतर है। ईंधन बिल्कुल कम हो चुका है और जो अस्पताल हैं वो लाशों से भरे हुए हैं, क्योंकि इसराइली बर्बरियत का सिलसिला वहाँ पर जारी है और मासूम सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। जहां अस्पतालों में जिस तरह से मरीजों को निशाना बनाया गया, वहां पर डॉक्टर्स को निशाना बनाया गया, अब वहां पर इंतहाई पेचीदा और मखदूश सूरत हाल है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है खान फारूक अली साहब ने, जो कि फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं, और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, साबिक सफ़ीर हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले खान फारूक अली साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि रिपोर्ट में भी हमने कहा कि इसराइली बर्बरियत वहाँ पर जारी है, अस्पतालों में भी ईंधन कम हो चुका है, अस्पताल लाशों से भरे हुए हैं। लेकिन अगर हम सिफारती सतह पर देखें तो रूस की जानिब से आज यूएन में करारदाद जो है वो पेश की गई, जो कि मंजूर नहीं हो सकी। जंग बंदी की ये करारदाद थी, तो मामलात आपको कहाँ जाते हुए आप देख रहे हैं? मामलात कहाँ पर जाके सेटल होंगे? मामलात इस तरफ जाएंगे कि ह्यूमन कैजुअलिटी एंड डेथ टोल उसका एक नया रैकेट सेट होगा इस जंग के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, हॉस्पिटल्स इस स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं कि जिनको, जैसे हम कहते हैं कि वो हॉस्पिटल नहीं है, वो मोर्ग सेंटर है जिसमें लाशों को रखा जाता है बैरियल से पहले। इस वक्त ये कंडीशन है। अब फ्यूचर के बारे में एक प्रिडिक्शन हम 100% कर सकते हैं कि एस्केलेशन होगी, लड़ाई होगी और फैक्शंस भी इसमें शामिल होंगे। जैसे आपने देख लिया कि लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह जो है वो भी इसके अंदर शामिल है इस वक्त। तो ये चीज काफी एस्केलेट करेगी, हत्ता इसका असर अमेरिकन इलेक्शंस पर और इंडिया के इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर जब तक नहीं पड़ता तब तक ये एस्केलेशन चलती जाएगी। थैंक यू। ठीक है, डॉक्टर जमील साहब, ये फरमाइएगा कि जो इंसानी हुकूक के अलमबरदार मुल्क हैं वो तो खुल्लम खुल्ला इस वक्त इसराइल को बैक कर रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करते हैं तो उनकी खामोशी ना सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि काबिल अफसोस भी है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी हाँ, ये दोनों बातें दुरुस्त हैं और इजराइल की तरफदारी के लिए तो बाकी छोड़ें। बाइडन कल सुबह पहुंच रहे हैं इजराइल में और उनके पहुंचने से पहले 2000 इंतहाई ट्रेंड फोर्स की ट्रुप्स भी डिप्लॉय कर दी गई है इजरायली फोर्स की मदद के लिए। और बाय द वे, इजरायली फोर्स वहाँ 3 लाख तो सिर्फ रिजर्विस्ट हैं और जो उनकी रेगुलर आर्मी उसके अलावा है। ये सिलसिला तो रहा उनकी, आप अंदाज़ा करें, एक ग्रोह या एक ग्रुप के खिलाफ जो कि हमास, जिसको कि उन्होंने, जो बाइडन ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमास इतना बड़ा कोई टेररिस्ट ग्रुप है जिसके लिए उन्हें कोई 500-600 टैंक चाहिए और कोई तकरीबन 1000 के करीब जहाज चाहिए उनको और कई टन बारूद, लाखों टन बारूद चाहिए उनको एक ग्रोह से निपटने के लिए। मतलब दुनिया में ये तनाजुल और ये इम्बैलेंस कभी भी है। अगर ये मान लेते हैं, अगर वो जिस तरह कह रहे हैं, चलो उनकी बात मान लेते हैं कि हमास ने पहल की, भाई पिछले 3, 4, 5, 6, 8, 7 दहाइयों से जो हमेशा इजराइल पहल करता रहा है, और इजराइल ने न सिर्फ पहल की है बल्कि हमास तो एक ग्रुप है ना, हमास कोई किसी मुल्क की फौज तो नहीं है। हमास अपने मुल्क की, अपने सरजमीन के लिए, एक हक खुद इरादियत के लिए वो अपनी एक जदोजहद कर रहा है, जिसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का एक रेजोल्यूशन है 2649 जो कि ये इजाजत देता है न सिर्फ उन ग्रोहों को, उन ग्रुपों को, उन मुजाहमती ग्रुपों को कि जिनकी जमीन कब्जे में कर ली जाए, जिनको की एक्यूपाई कर लिया जाए, तो वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ते हैं, या उनको उन तमाम मामलात की इजाजत दूसरे ममालिक को, इस बात पर इजाजत दी गई है कि दुनिया के दूसरे अक़वाम के ममालिक वो उनकी मदद करें।
उससे तो चेजा इजरायली हुकूमत और इजरायली जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया हुआ है। उसने जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन पास हुई है 2422, जिसके तहत के 67 की हदूद में इन्होंने वापस जाना चाहिए था। सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, उनको अपने अपने हदूद में जाना चाहिए था। आप देखें गाजा में क्या करें, बजाय वापस जाने के कितने लोगों को शहीद कर रहे हैं। आप अंदाजा करें कि 3000 से ज्यादा लोग, आपने सुन ही लिया हमारे भाई। सर, अगर हम अमेरिका के किरदार की बात करें तो जो बाइडेन भी इसराइल का दौरा करने जा रहे हैं। एक तरफ उन्होंने ट्वीट करते हुए इसराइल का साथ देने का कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, और एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर इसराइल गजा पर कब्जा करता है तो ये इसराइल की सबसे बड़ी गलती होगी। अब चूंकि उन्होंने फैसला किया है कि वो इसराइल जाएंगे, तो क्या जो बाइडेन के इसराइल पहुंचने तक या उनके पहुंचने के बाद हम जंग बंदी के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू देख सकते हैं कि जंग को रोक दिया जाएगा, मामला सेटल हो सकेंगे? शिद्दत बढ़ रही है और उसकी मिसाल यूं ले लीजिए कि जो बाइडन ने कल जब सिक्योरिटी अपनी मीटिंग की, सिक्योरिटी कमेटी की अमेरिका में, तो उसमें बड़े सख्त फैसले किए गए, उसमें मजीद कुमक भिजवाई गई, उसमें हमास को खत्म नीस्त तो नाबूद करने का लिए कहा गया, और ये बयान भी दिया है बाद में। और साथ में गाजा के लिए ये बयान दिया, जो अच्छी बात है, एक अच्छी डिप्लोमेटिक बयान है। जमीनी निशान इसके बरक्स बता रहे हैं। जी। लबनान पर आज रॉकेट बरस रहे हैं, हजबुल्लाह ने कल रॉकेट बरसाए, इसमें कोई शक नहीं। और इसराइल ने अपने कोई 30 एक गांव खाली किए उससे अपने इलाके से। लेकिन ईरान तो पहले कह चुका है कि आपने अगर जमीनी हमला किया गाजा में तो फिर ये जंग रुकेगी नहीं, मिडल ईस्ट में फैल जाएगी। तो इसलिए जो वहाँ के प्लेयर्स हैं, ईरान हो गया, बाकी ममालिक ज़ाहिर है सहमे सहमे से हैं बेचारे, और वहाँ की आवाम वो अपने अपने दिलों में जो है गम लिए बैठी है और सिसक रही है। लेकिन वहाँ के हुक्मरान ना ओआईसी की एक वज़राए ख़ारिजा की कोई एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुला ली, और साथ में जो बुलाना चाहिए था वो नहीं बुलाया। जो आर्टिकल उनका है इसमें चार्टर, ओआईसी के चार्टर का आर्टिकल 9, उसके तहत 9 के तहत उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन यानी इमरजेंसी समिट बुलानी चाहिए थी सरबराहान की, जो कि नहीं बुलाई गई, जिससे एक इंदिया मिलता है, जिससे कि अंदाजा होता है कि इतनी शिद्दत से ये जो अभी 2 बिलियन मुसलमानों की बात हो रही है और उनके इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, जो प्लेटफॉर्म बना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के चैप्टर 8 के तहत ये प्लेटफॉर्म बना। इसी तरह बाकी दुनिया के जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ईयू हो गया, बाकी ऑर्गेनाइजेशन वो भी इसी प्लेटफॉर्म के तहत बने, इसी कानून के तहत बने हैं, और ओआईसी भी। लेकिन ओआईसी ने वो अपना हक इस्तेमाल नहीं किया। अगर ओआईसी चाहती तो वो अपना एक रेजोल्यूशन पास करके जनरल असेंबली में भी भेज दे कि भाई अपनी एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल करें इस सिलसिले में। लेकिन सिक्योरिटी अफसोसनाक काउंसिल अमर ये है डॉक्टर साहब कि ओआईसी का किरदार इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मजीद भी इस हवाले से बात करते हैं। फारूक अली खान साहब, ये फरमाएगा कि ईरान की जानिब से भी वार्न किया गया है कि वो मज़ाहमती तंजीम हमास का साथ देने के लिए तैयार है और वो कार्रवाई कर सकता है। अगर इस किस्म की कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है ईरान की जानिब से, तो क्या सूरत हाल ये मजीद पेचीदगी का शिकार हो सकती है? क्या हालात हो सकते हैं? हालात ये ईरान के हवाले से ये हैं कि ईरान हुकूमती लेवल पर या सरकारी लेवल पर तो बयान के अलावा कुछ इक़दामात करने के मामले में हमें लगता है कि वो नहीं करेंगे, मगर बयानात देंगे जैसे हम देते हैं कश्मीर के मामले में कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। यानी मतलब है कि हम साथ खड़े हैं और देख रहे हैं वो मर रहे हैं। मगर ईरान के अंदर बहुत सारे पुराने सीरियंस, लेबनीज और इवन पैलेस्टीनियन ऐसी ग्रुप और जमातें वहां पर पिछले 30 साल से रह रही हैं कि जो कि अब बेसिकली वो ईरानियन हैं मगर ओरिजिनली पैलेस्टीनियंस हैं। वो इसमें इन्वॉल्व होंगे जरूर। ये एक बहुत ही ओपन सी एक बात है, मगर मीडिया इसको उस तरह से कवर नहीं करता। इसकी मसलहत है, इसके पीछे कुछ और बातें भी हैं। तो ईरान का ये कहना और बाइडेन साहब का ये कहना कि इसराइल की गलती होगी जिसको कब्जा करने की गजा को, ये जो बात है ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि रशिया की जंग के समय जो ज्यूइश सोसाइटी है वो उस तरह से अमेरिका को हीरो नहीं बना रही थी।
जिस तरह अब उनको बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसके अंदर एक ऐसी गंदी सियासत है कि इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, मगर वो अपनी हुकूमत और बादशाहत और एम्पायर के मामले में हर बड़ी से बड़ी जुल्म, बड़े से बड़े जुल्म को करने को भी तैयार है, और अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। और OIC वो एक इदारा है जरूर, मगर उसका इस तरफ उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है बिल्कुल भी, पिछले 40 साल से उससे कुछ भी नहीं है। हाँ, इन्हीं मुल्कों के ताजर, इन्हीं मुल्कों के दानिश्वर, इन्हीं मुल्कों के जो OIC के मेंबर हैं, वो इनफराद की हैसियत में पैलेस्टीनियंस और इंसानियत और सबसे बढ़कर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर इसके मामले में कुछ इकदाम वो जरूर करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, OIC का जिक्र हो रहा है, ये OIC के वज़रा ख़ारजा का हंगामी इजलास होने के लिए जा रहा है। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं OIC से, क्या वो मुमकिन है, क्या वो हो सकता है? देखें, आप इसको मैं मिसाल देके समझा देता हूँ ना। इससे आप क्या तवक्कुआत कर सकते हैं, जबकि एक इतना बड़ा सानेहा, ये पूरी फ़लस्तीन का सानेहा ये कम तो नहीं है। ये इंटरनेशनल कानून के मुताबिक देख लें ना आप, ह्यूमन राइट के हवाले से देख लें आप। भाई हमास ने अगर एक ग्रुप है, आर्म्ड ग्रुप है, वो अपनी जदोजहद कर रहा है, उसमें अगर उसने कोई गलत भी किया है, फर्ज कर लें अगर किताबी लिहाज से देखा जाए, तो उस लिहाज से आप इनोसेंट पॉपुलेशन तकरीबन 13 लाख लोगों को आप उसको एक मॉर्ग में तब्दील कर दें, वहाँ प्यासा मारें, उनको भूखा मारें, उनको मेडिसिन ना दें, उनको कब्रिस्तान में जगह ना मिले, ये तमाम चीज़ें, और ना उनको आप जब जाने लगे वो और अब इवैक्यूएट होएं, साउथ की तरफ जाना शुरू हो, नॉर्थ की तरफ, तो उन पर बम्बार्डमेंट करें। अक़वाम मुत्तहिदा चीफ के कह रही है कि ये सारे का सारा गाज़ा जो है ये जहन्नम बनता जा रहा है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, गाज़ा इज टर्निंग इनटू हेल होल, ये अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बयान आ रहा है। अब इससे ज़्यादा दुनिया का जहन झंझोड़ने के लिए क्या हो सकता है? ये वही बात हो गई कि जब इराक में पूरी दुनिया ने मना कर दिया और सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया, तो यूनिलैटरली उसे अमेरिका अपने एलाइज के साथ लेके उसने चढ़ाई कर दी। इसी तरीके से अफगानिस्तान। तो ये अगर देखा जाए तो मुझे जो नजर आ रहा है कि हमारे जो OIC के सरबराहान हैं, उनकी जो नरम दिली है वो वेस्टर्न कंट्री की तरफ उसकी कोई वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि उनकी नर्व लाइन पर वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ है, और जो वहाँ की आवाम है, बिल्कुल OIC की खामोशी काबिल तशवीश है, क्योंकि उन्हें भी आवाज़ उठानी चाहिए। फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम हो रहा है, और अगर हम अस्पतालों की बात करें तो वहाँ पर लाशें ही लाशें मौजूद हैं। हमारे साथ खान फारूक अली साहब और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए निगरान वफाकी हुकूमत की डेडलाइन में सिर्फ 14 दिन बाकी रह गए हैं। दूसरी तरफ अफगान बाशिंदों की पाकिस्तान से वापसी का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है, और अफगान बाशिंदों की रजाकाराना वापसी का इकदाम काबिल सताइश है। कराची में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से सोनो न्यूज़ के एंकर पर्सन अमजद चौधरी ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। आपको वो रिपोर्ट दिखा दें। गैर मुल्की तारिकीन वतन का शहर भर में, यानी कि कराची की मैं बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे इन लोगों ने बसेरा किया हुआ है और शहर के अमन को खराब करने में इनका भी बड़ा अहम किरदार है। आइए, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे समाजी रहनुमा शुजात बरनी। आपने आवाज़ उठाई ऐसे लोगों के लिए, लेकिन आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर। थोड़ा सा मैं बताता चलूँ आपको कि अक्टूबर 2022 में हमने इस कैंपेन का आगाज़ किया था। और ये आगाज़ क्यों किया था कि आया कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे खाने को नहीं है, लेकिन हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा दिल रखता है कि वो और दूसरे ममालिक से बुलाकर बोल रहा है कि आओ, ये मुल्क हमारा सराय खाना है। लेकिन जब हमने इस कैंपेन का आगाज़ किया था, हमने सिर्फ ये कहा था कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, इल्लीगल इमिग्रेट्स जो लोग हैं, उनको फौरी डिपोर्ट किया जाए। बातों में सदाकत तो है, शहर का अमन भी अगर बात की जाए ख़राब करने में इन लोगों का बहुत अहम किरदार है। और खुशी की बात यह है कि अभी हुकूमत ने एक्शन लिया, और देखना यह है कि हुकूमत इसमें कामयाब होती है या नहीं होती है। कितना टाइम हो गया तुम्हें ये काम करते हुए? 2-3 साल हो गए। यहाँ कब से आए, पाकिस्तान कब आए हो? पाकिस्तान बहुत टाइम हो गया। कितना टाइम? 6 साल हो गए। तुम्हारा अब्बा कहाँ है? घर में। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो अब्बा और तुम लोग अब्बा के पास शनाख्ती कार्ड वगैरह है? अफगानी शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तानी नहीं है। अफगानी का है, यहाँ का नहीं है।
तो यहाँ पे क्यों रह रहे हो? काम अभी तक तुम्हें किसी ने पकड़ा नहीं, पकड़ के ले गया और फिर छोड़ दिया? पैसा लेके फिर छोड़ दिया। कितना पैसा लिया? 50,000 लेते, 20,000 लेते। पैसा लेके छोड़ दिया। सुन ले बच्चे की जबानी। मैं ये बात पता है कि जो अगवानी यहाँ पे रह रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, उनको वापस भेजा जा रहा है। तो भेजा जा रहा तो अच्छी बात है, हम भी जाएंगे खुशी से। तो तुम्हें कोई रोकता नहीं यहाँ पे? नहीं रोकते हैं, 150 लेता है छोड़ देता है। 150 देता है छोड़ देता है, ये मैं सुनना चाह रहा था भाई की जबानी। अभी तक तुम्हें पुलिस ने नहीं पकड़ा? पकड़ा है, हम जेल गया था। जेल गया था? हाँ 40 दिन जेल गुजरा है, अभी जेल का पर्ची भी मेरे पास है। तो अभी फिर तुम्हें जेल नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हें अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। नहीं हमारा घर इधर ही है यार, हमारा घर इधर है। तो लेकिन तुम तो इलीगल तौर पे रह रहे हो ना, गैर कानूनी तौर पे रह रहे हो। तुम्हारे पास तो कोई शनाख्त ही नहीं है और वो एक्सपायर भी है। अभी इंतजार करो। हम जेल क्यों किया था? जेल अफगान केस में उठाया, बोला अफगानी है। अफगानी है? हाँ। तो ये बात तो सच है ना? सच वो तो तुम्हें फिर उठा लेंगे। उठा लेंगे तो क्या करो, मजबूरी है, हमारा पैसा नहीं क्या है। मजबूरी है? तुम्हारे मुल्क जाके इस तरह हम लोग काम कर सकते हैं? तुम्हारी हुकूमत हमें काम करने देगी? अभी तुम हमारे लोगों का हक खा रहे हो यहाँ पे। नहीं यार, हम खुद मेहनत कर। शहर कराची में अगर क्राइम रेशियो की बात की जाए तो कराची शहर का क्राइम जो बढ़ता हुआ जा रहा है वो इन लोगों की वजह से, और जो गैर मुकामी लोग गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं उनका यहाँ से सफाई करना जरूरी है, वरना क्राइम में जो इजाफा हो रहा है वो होता रहेगा जब तक इनका खात्मा नहीं किया जाएगा। खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी। 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन गवर्नमेंट की जानिब से दी गई है कि तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफगानिस्तान वापस चले जाएं। अब देखना यह है कि इस सिलसिले में क्या इक़दाम उठाए जाते हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, असातिज़ा ने पंजाब भर में मुतालिबात की मंजूरी के लिए तालीमी बॉयकॉट कर रखा है। गिरफ्तार असातिज़ा की रिहाई और दीगर मुतालिबात की मंजूरी के लिए पंजाब भर में असातिज़ा ने तालीमी बॉयकॉट किया है। क्या सूरत हाल रही मुख्तलिफ शहरों में अपने नुमाइंदगान से जानते हैं। सबसे पहले फैसलाबाद की बात कर लेते हैं। जुल्करनैन ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताएगा यहाँ पर असातिज़ा के एहतजाज की सूरत हाल क्या है और मुतालिबात के बारे में वो क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद के उसातिज़ा भी अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं। फैसलाबाद के तालीमी इदारों में भी इस जो है वो तालीमी बाइकाट चल रहा है। अभी जो है वो आउटडोर एहतजाज में तो कमी हुई है, स्कूलों के अंदर ही तालीमी बाइकाट किया जा रहा है। उसका एक जानिब तो उसातिज़ा का नुकसान होगा, उनके सर्विस रूल जो हैं उनको तब्दील किया जाएगा, उनका मुआशी कत्ल होगा, और दूसरी जानिब गरीब आवाम के जो बच्चे हैं उनका तालीमी नुकसान भी होगा। फिलहाल ये ऊंट जो है वो किसी करवट बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। गवर्नमेंट जो है वो अपने फैसले पर कायम है, जबकि उस्ताद तंजीमें जो हैं वो अपने मुतालबात में डटी हुई हैं। इस वक्त फैसलाबाद के स्कूलों में तालीमी बाइकाट चल रहा है। जी ठीक है, फैसलाबाद का अहवाल हमें जुल्करनैन बता रहे थे। अगर हम मुल्तान की बात करें तो वहाँ पर भी टीचर्स सिरापा एहतजाज हैं। हारून ताहिर से बात करते हैं। हारून, बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, असातिज़ा क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, सरकारी स्कूल्स के उस्तादज़ा क्लर्क्स की जानिब से जो लीव इनकैशमेंट है और जो पेंशन के हवाले से जो बिल में तरामीम की गई है उसके ख़िलाफ़ जो सरकारी मुलाजमीन हैं और क्लर्क एसोसिएशंस हैं उनकी जानिब से हड़ताल का सिलसिला आज चौथे रोज़ भी जारी है। यहाँ पर ख़वातीन जो उस्तादज़ा हैं और जो सरकारी वर्कर्स हैं उनकी एक कसीर तादाद मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे। उस्तादज़ा का मुआशी कत्ल ये कि ग्रेजुएटी बंद की जा रही, 60 साल एक मुलाजिम की तनख्वाह से जो पैसे कटते हैं वो क्यों नहीं देते, इनके पेट का दोज़ख क्यों नहीं भरता, सारा कुछ खा लूट के अब ये तालीम के पीछे पड़ गए हैं। हमारा मुआशी कत्ल, हमारे बच्चों का स्कूलों की निजकारियाँ हम सबको नामंजूर हैं, नामंजूर हैं। जो मुलाजमीन हैं उनका इस वक्त मुतालबा ये है कि स्कूलों की निजकारी को बंद किया जाए और उस्तादज़ा के साथ जो गैर नाइंसाफ़ी की जा रही है उसका भी अजाला किया जाए। जी, और अब बात कर लेते हैं खानेवाल कबीरवाला की, जहां से उमर खान हमारे साथ मौजूद है। उमर खान, यहाँ पर भी असातिज़ा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है मुतालबात के हक़ में, क्या सूरत हाल है? जब बिल्कुल पंजाब के दीगर शहरों की तरह कबीरवाला में भी जो उस्तादज़ा का एहतजाज जारी है। इस वक्त हाई स्कूल ग्राउंड में उस्तादज़ा का एहतजाज भी जारी है और इस वक्त इससे थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो है एक एहतजाजी रैली भी निकाली जाएगी। इस वक्त जो है गीगा के जो है सदर खानेवाल हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं और ये हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं। निगरान हुकूमत जिसका ये मैंडेट नहीं है वो ये ज़ालमाना तरामीम जो इसने की हैं, लीव इनकैशमेंट, पेंशन और दारों की निजकारी, ये फौरी तौर पर बंद करे, वरना हमारा ये एहतजाज जारी रहेगा। आज देखें कबीरवाला के तमाम साज़ा इधर मौजूद हैं। हम जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते हम अदारों को बंद करेंगे और
ये प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा। हकीका के सदर का कहना यह था कि अगर इनके मुतालबात ना मंजूर किए गए तो इनका एहतजाज जारी रहेगा और इसके बाद जो है इनका एक और लाहे अमल है जहाँ पर जो ये एहतजाज एक बड़े लेवल पर जाकर पूरे मुल्क गिर हड़ताल भी करेंगे। जी तो अब डस्का की बात कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो हमारे साथ अमीन रजा मुगल मौजूद हैं। अमीन, बताइएगा कि वहाँ पर असातिज़ा सिरापा एहतजाज हैं, क्या इंतजामिया की जानिब से कोई आया मुज़ाकरात करने के लिए? जी बिल्कुल, आज पंजाब भर के मेल और फीमेल असातिज़ा जो है वो स्कूलों की बजाय सड़कों पर है, स्कूलों में तालाबंदी की गई है। मेरे साथ एक टीचर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आज वो एहतजाज किस हवाले से कर रहे हैं। जी बताइएगा। हमारी पहली डिमांड तो ये है कि हमारी जो लीव इनकैशमेंट है और उसके बाद जो हमारे पेंशन रूल्स हैं जिसके तहत हमें भर्ती किया गया था वो हमें दिए जाएं, वो हमारा कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं है। प्लस देखिए, हम अपने स्कूलों में बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं, बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं, और अगर बच्चे स्कूल निजकारी की तरफ जाते हैं तो ये तो पेरेंट्स का भी प्रॉब्लम होगा, पूरा अवामी मसला होगा, तो हम इसका हल चाहते हैं। इनका यही कहना है कि जिस एग्रीमेंट के तहत हमें टीचर भर्ती किया गया था उसकी खिलाफवर्जी की जा रही है और असातिज़ा मेल और फीमेल असातिज़ा को जो है ना गिरफ्तार किया जा रहा है, हवालात में बंद किया जा रहा है और हम अपने हकूक़ तक और उन जो गिरफ्तार है उनकी रिहाई तक हमारा ये जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। जी ठीक है, अमीन रजा हमारे साथ मौजूद थे। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, असातिज़ा ने पंजाब भर में मुतालिबात की मंजूरी के लिए तालीमी बॉयकॉट कर रखा है। गिरफ्तार असातिज़ा की रिहाई और दीगर मुतालिबात की मंजूरी के लिए पंजाब भर में असातिज़ा ने तालीमी बॉयकॉट किया है। इस दौरान इंसदाद डेंगू मुहिम भी मुअत्तल है। स्कूलों में बच्चों की हाजिरी न सिर्फ बहुत कम है बल्कि बेशतर स्कूलों में असातिज़ा ने मरकजी गेट पर ही धरना दे रखा है। जी हाँ, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर तालीम पंजाब इमरान मसूद साहब। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असातिज़ा का ये मामला जो है ये बड़े अरसे से इसी तरह से चल रहा है। कहा तो ये जाता है कि इन तमाम तर मसाइल को हल किया जाएगा, लेकिन अफसोसनाक अमर है कि ये फिर वैसे के वैसे ही होते हैं और स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल होकर रह जाती हैं। डेफिनेटली नुकसान जो है वो स्टूडेंट्स का होता है। आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए कि असातिज़ा को जो कि मेमारे कौम हैं उन्हें कम अज़ कम फैसिलिटेट किया जाए, इन मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके? देखिए, असातिज़ा को तो फैसिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा ये तालीमी निज़ाम है हमारे पंजाब का, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ये असातिज़ा के बगैर नहीं चल सकता, नंबर वन। दूसरी बात ये कि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कोविड आया स्कूल बंद कर दो, पोल्यूशन आई स्कूल बंद कर दो, अभी वेडनेसडे की छुट्टी की सारी बात आई हुई है, फिर टीचर्स की लीव इनकैशमेंट का इशू है, फिर इनकी पेंशन जो है वो ख़त्म कर दो, उसके ऊपर अभी आ गया कि जी ये जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट को दे दो वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें माउंट अप कर गई हैं और ये टीचर्स बेचारे जो है वो परेशानी का वो शिकार हैं। तो देखिए, ये इनको बड़ा टेक्निकली डील करना पड़ता है। मेरे ज़माने में भी यूनियन थी, कॉलेज की भी थी और यूनिवर्सिटी वालों की भी थी, स्कूल वाली भी थी, फिर जो क्लरिकल स्टाफ है एक्स्ट्रा वगैरह उनकी भी थी। तो यूनियंस तो हर जगह मौजूद होती हैं। अगर आप इनके साथ बैठ के इनकी बात सुन लें और इनको एक टारगेट दे दें कि भाई हमारा टारगेट ये है कि आप क्वालिटी इंप्रूव करें, आप बच्चों के रिजल्ट्स को इंप्रूव करें, ठीक है, फिर मुराद लेते रहें आप। तो इनके साथ बैठना ज़रूरी है। इनको पकड़ के जेलों में डालने से मसले मसाइल का हल जो है वो नहीं होगा। जी अच्छा सर, जैसा कि निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब ने कहा है कि स्कूलों की निजकारी नहीं की जा रही, उन्होंने खबरों की तरदीद की है, लेकिन सर हमने देखा है माजी में भी कि बहुत से ऐसे तालीमी इदारों को, यूनिवर्सिटीज़ को सेमी प्राइवेट किया गया है जिसके बाद उनकी हालत में बेहतरी आई है। तो कहा जाता है कि अगर सरकारी स्कूलों को सेमी प्राइवेट कर दिया जाए तो वहाँ पर चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं, तालीम का निज़ाम बेहतर हो सकता है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, यकदम जो है वो 53,000 सरकारी स्कूल तो प्राइवेट नहीं हो सकता। पहली बात ये है, अभी शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में 63,000 स्कूलों में से 10,000 शट डाउन हुआ। उस 10,000 को इन्होंने पीमा के ज़रिए जो है 3,000 स्कूल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि 750 रुपया आप हमसे फ़ी बच्चा ले लें और हमारी इनरोलमेंट बढ़ा दें और बाकी खर्चा पानी आप खुद करें। ये एक छोटा मॉडल तो चल सकता है, लेकिन अगर आप पूरे ही का पूरा निज़ाम को प्राइवेट कर दें तो वो मेरा नहीं ख्याल वो चल सकेगा। उसकी और बहुत सी ऐसे लवाजमात हैं। कौन देगा इनको प्रोटेक्शन जो है वो सैलरी की, टीचर्स को अगर आप पूरा प्राइवेट कर देते हैं? कौन देगा, हैंडल करेगा ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इनकी प्रमोशन,
उसके बाद क्वालिटी का कौन जिम्मेदार होगा, फिर आप लामाला फीस लगाएंगे बच्चों की प्राइवेट सेक्टर में। तो हमने तो फ्री एजुकेशन किया था अपने ज़माने में एज अ मिनिस्टर। अब फ्री एजुकेशन हमने किया इसलिए कि हमारा ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा था, एनरोलमेंट कम थी, हमारी जो थी अपना बच्चियों की एक्सेस बड़ी कम थी, स्टाइपेंड दिया बच्चियों को, फ्री बुक्स हमने की, फिर हमने 4 दीवारी वगैरह वगैरह बनाई। तो ये अब इतना एक पॉपुलर डिसीजन को आप रिवर्स नहीं कर सकते कि आप एक मुफ्त को जो है आप फीस लगा दें। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के फैसले होते हैं। आई डोंट थिंक केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसा बड़ा फैसला कर सकती है, अव्वल तो इलेक्टेड करेगी नहीं। इमरान साहब, हमने देखा है जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पर एक हेल्थ और एक एजुकेशन, ये 2 सेक्टर्स होते हैं जिन्हें डेवलप किया जाता है, जिन पर पैसा लगाया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इन दोनों सेक्टर्स को इग्नोर कर दिया जाता है, इनके बजट में कट लगा दिया जाता है। तो आप समझते हैं कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये भी इसमें बराबर के मुलव्विस हैं? बिल्कुल, ये तो डिपेंड करता है उस इलेक्टेड लीडरशिप पे, फिर कैसा चीफ मिनिस्टर है, कैसा प्राइम मिनिस्टर, उसका विजन क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। कुछ प्राइम मिनिस्टर्स की प्रायोरिटी होती है मोटरवेज बनाना, अंडरपास बनाना, ओवरहेड्स बनाना, जंगला बस बनाना वगैरह वगैरह। कुछ की होती है तालीम के जरिए वो आगे ले जाना चाहते हैं। ये आपकी अपना अपना एक विजन है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने अपने मैनिफेस्टो पे काम करती हैं और एरियाज को, सेक्टर्स को, कोई लॉ एंड ऑर्डर पे बात करता है, कोई इरिगेशन पे बात करता है, कोई एग्रीकल्चर पे बात करता है। तो हमारा सूबा जो पंजाब है खासतौर पे एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, एक तो एग्रीकल्चर को फोकस दिया जाए। जी हाँ, मुख्तलिफ तरजीहात होती हैं। माजरत के साथ इमरान मसूद साहब, वक्त हमारे पास कम है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हमारे साथ मौजूद थे और अपने इज़हार कर रहे थे। देखना यह है कि असातिज़ा का ये मामला अब कब तक हल होता है। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।